हाय गाइज, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज यूपीपीसीएल टेक्नीशियन लाइन क्लास 2। दोस्तों आज बात करेंगे चैप्टर 2 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मुझे अच्छा लगा दोस्तों आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसमें आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन मैन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइन मैन में इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा काम होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन टेक्नीशियन लाइन मैन में पूछे जाएंगे यूपीपीसीएल। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। पूरा बढ़िया से क्लास 2 को करिए। इसका पार्ट 1 वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसी के साथ पार्ट 2 भी लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए दोस्तों है, चाहे आप वायरमैन हो, आप टेक्नीशियन ट्रेड से हो, तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, बाकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये है पार्ट 1। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप लोग ई बुक खरीदना चाहते हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर कंप्यूटर का ई बुक या रुक्मणी आईटीआई का बुक भी खरीद सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की खबर अगर ये नोटिफिकेशन वीडियो डालता हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे चैप्टर 2 विद्युत का मूल बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए टॉपिक लेते हैं एटम। एटम मीन्स क्या होता है? परमाणु। ठीक है, बात करेंगे परमाणु क्या है। तो किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण, ठीक है, जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब परमाणु के बारे में जान लेते हैं कि परमाणु यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। नंबर 2, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो अब क्वेश्चन बन गया कि परमाणु किससे बना होता है? तो प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नंबर 3 बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। ठीक है, प्रकृति के मूल कण कौन कौन से माने जाते हैं? प्रोटॉन माने जाते हैं, न्यूट्रॉन माने जाते हैं और इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। और नंबर 3 बात करें तो प्रोटॉन, नंबर 4 बात करें फ्रेंड्स तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से विद्यमान रहते हैं कण? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है। ठीक है, तो परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन पर, ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। देखो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी ना ऋणावेश होता है और ना धनावेश होता है। ठीक है, यह आवेशहीन होता है। कौन सा? न्यूट्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा आवेशहीन कण है, तो कौन सा है? न्यूट्रॉन। देखिए जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेश होता है और इसकी जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जिन धातुओं की अंतिम कक्षाओं में केवल एक हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वैलेंस ऑर्बिट भी देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट से देख सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ सर्किट, तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन देख सकते हो इस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नंबर 3 है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। किसके कारण? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। नंबर 4 है, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और अच्छे से समझिए। ठीक है, आवेश जो होता है चार्ज
चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। ठीक है, जिसके कारण पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है उसे हम आवेश चार्ज कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिलहाल अगर ये यूपीपीसीएल में नहीं पूछेगा, लेकिन रेलवे में जो बहुत बहुत पूछता है क्वेश्चन कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, और सीजीएस मात्रक इसका स्टेट कूलाम होता है, और इसे हम सी से दर्शाते हैं या सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, ये याद रखिए, क्योंकि ये यूपीपीसीएल में पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें तो आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो आवेश के लिए धन है ना और ऋण, पॉजिटिव और माइनस वर्ड का यूज किया गया था, वह सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किया था। और नेक्स्ट की बात करें तो वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बतलाई थी, तो थेल्स ने बताई थी। इसके बाद थेल्स के अनुसार, जो थेल्स हैं, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेश हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेश हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो जो थेल्स के अनुसार कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। अब थेल्स के अनुसार Q इजकल टू एन ई, इनका फार्मूला है Q इजकल टू एन ई। तो Q क्या है, Q है उत्पन्न आवेश, और N क्या है, तो त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या है, तो किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला फोर्स बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, यह सेल बैटरी जनरेटर आज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो सेल है वह बैटरी और जनरेटर से प्राप्त किया जाता है, और इसका मात्रक क्या है, जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका जो मात्रक है क्या है, वोल्ट है। ठीक है, और इसे हम V से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, इसे हम V से दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल विभव। तो विभव क्या है, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वह क्या कहलाता है, बिंदु का विभव कहलाता है। V इजकल टू W/Q, इसका फार्मूला है V इजकल टू W/Q, इसका फार्मूला है। इसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। आप लोग यूनिट जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। नेक्स्ट नोट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे कि परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान भी कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी विभव का मान शून्य हो जाता है। ठीक, अगर प्रवाह शून्य है तो विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। विभवांतर की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। क्या, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने एक बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब ये आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस पे बात कर रहा है कि किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, ठीक है, क्या? जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है? अपने पर एक बल का अनुभव करता है, उसे है हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 बात करें तो सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और नंबर तीसरा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके लिए किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल क्या कहलाती है? रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती है। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। और यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, यह रेखाएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। चलिए बात करते हैं गुण के बारे में। तो विद्युतीय बल रेखाओं का कौन सा गुण होता है? तो 4 गुण होते हैं। नंबर 1, विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो विद्युतीय बल रेखाएं होती हैं वे धनावेश से शुरू होती है, यानी प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा होगी जो संभव नहीं है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काट सकती, क्योंकि अगर ये काटती हैं तो इनकी जो विद्युतीय क्षेत्र है इसकी 2 दिशा हो जाएगी, जो कि बहुत ही असंभव है। ठीक है, संभव नहीं है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट है सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको दोस्तों नोट्स जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स तैयार करिए, उसमें आप लोग इसको याद करिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बस, और पूरा वीडियो 1 से लेकर 2 बार देखिए, आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका है नंबर 1, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कितना होगा? ठीक है कितना होगा? तो E=F/Q होगा, E=F/Q होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वह एक सदिश राशि है, और इसका फार्मूला आप लोग यहाँ पे नोट्स कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो किसी खोखले, ठीक है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले को घन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, ए मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो नंबर 1 है किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I=Q/T, I=Q/T। ठीक है फ्रेंड्स, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है या कूलाम पर सेकंड होता है, कूलाम पर सेकंड होता है या एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यानी 1 एम्पियर में कितने
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर जरूर नोट्स तैयार करके याद रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करता, तो यह एक अदिश राशि है। आप लोग ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को आप लोग याद रखिए, ठीक है। फिगर को आप लोग याद रखिए, लेकिन वहाँ पे आप लोगों से मेन पॉइंट ही पूछेगा, नोट्स ही पूछेगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, और विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर चलता है। जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है वह माइनस से प्लस की ओर ही होता है। दोस्तों जैसे ओम का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया, इसके लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से आपको मेंशन करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बाद में इसको अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ फ्रेंड्स बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, रजिस्टेंस के बारे में। तो जो रजिस्टेंस है वह पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। क्या होता है इसका आप लोग याद रखिए कि पदार्थों का स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपनों में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक R है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। जो प्रतिरोध होता है उसका जो आकार होता है, साइज होता है, वह साइज पावर पर निर्भर करता है, ना कि प्रतिरोध पर। और अब बात करते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो तापमान की बात करें तो तापमान कारक है, ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने से चालक प्रतिरोध बढ़ता है और तथा घटने से घटता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने से जो चालक होता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटता है तो तापमान घटने से चालक का प्रतिरोध भी घटेगा। तो अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर तापमान घट रहा है तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है। जो अलग अलग धातु होते हैं उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। अब बात करेंगे लंबाई, तो चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। वहीं लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर चालक तार की लंबाई घटा दें तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चालकता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वीडियो समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे चालकता के बारे में। और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर जरूर इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो जो चालकता है, चालकता की बात करते हैं, तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा में क्या विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं चालकता। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। पदार्थ की जो चालकता होता है उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालकता घटती है। अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन जो चालकता है वो घटती है। G=1/R, ये फॉर्मूला है, याद रखिए। और चालकता का एसआई मात्रक, ठीक है, चालकता का एसआई मात्रक ओम होता है, मो होता है या साइमन होता है, आप लोग याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं होमवर्क के बारे में। होमवर्क है दोस्तों, आपको बताना है
फ्रेंड्स आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, एक एचपी या एक हॉर्स पावर या एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर देंगे। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइए वीडियो के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।